सो वी कम टू हेज। अब इसका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, सॉल्ट जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है हमारी डाइट का। इनफैक्ट अगर हमारी डाइट से शुगर हटा दी जाए तो शायद हमें फायदा होगा, हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। लेकिन अगर सॉल्ट हटा दिया जाए तो हमारी हेल्थ के ऊपर बड़ा डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट आता है। एब्सेंस और रिडक्शन इन द क्वांटम ऑफ सॉल्ट लीड्स टू डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। तो इसलिए जो सॉल्ट था वो जब से ह्यूमंस ने फूड कुक करना किया लगभग उसी समय से वो हिस्सा रहा है। सो एवरी रूलर फाउंड इट कन्वीनियंट टू टैक्स। सब खा रहे हैं, टैक्स लगाऊंगा तो अच्छा टैक्स मिलेगा। सो सॉल्ट टैक्स हैज एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। लेकिन जो टैक्स का रेट था वो इवन ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज क्वाइट लो। इट वाज अबाउट मैक्स 5%। तो अब आप 5% का मतलब आप समझिए कि लगभग 1 रुपए में से 1.5 आना आपका टैक्स था, जो कि हिंदू ट्रेडर को देना पड़ता था। मुस्लिम ट्रेडर उससे कम देता था। तो यू हैड द चॉइस कि जाके मुस्लिम ट्रेडर से खरीद लो तो आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो एक प्राइवेट कंपनी थी। वो पैसा लगा रहे थे इंग्लैंड की मार्केट से ब्याज पे उठा के, उन्हें वो पैसा वापस देना था। तो उनका जो मेन मोटिव था वो उस पैसे को वापस देना और अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना। अब उन्होंने सोचा था कि जो दीवानी मिली थी बंगाल, उड़ीसा और बिहार की, उससे उनका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ तो उस समय फैमिन्स कई हुए। दूसरा, उन्होंने जिस ढंग से वो बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने उसको उगाही शुरू की, उससे क्या हुआ कि बहुत से फार्मर्स ने खेती छोड़ दी। सो कॉन्सिक्वेंस वाज कि उनका घाटा पूरा नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ ये था कि एक्चुअली द ट्रेंड वाज डाउनवर्ड्स, रेवेन्यू कलेक्शन ट्रेंड वाज नाउ गोइंग डाउन। सो दे वर लुकिंग फॉर न्यू वेज ऑफ टैक्स कलेक्शन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हेस्टिंग्स वाज सेंट विद ओनली वन मैंडेट। ही वाज टोल्ड बाय द कंपनी डायरेक्टर्स कि जाओ मुनाफा कमाओ, बस। और कोई उसका काम नहीं था इंडिया में आने के लिए, मुनाफा कमाने का ही उसको आदेश था। तो उसने आके ही लुक्ड अराउंड के कौन से ऐसे जगह हैं जहां से मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं, एंड ही फाउंड कि टैक्स ऑन सॉल्ट इज वेरी लो। तो पहले उसने सोचा कि ठीक है, टैक्स नहीं, मैं इसको कंट्रोल करता हूं, आई विल मोनोपोलाइज द ट्रेड। तो जो उसको पहले साल पैसा मिल रहा था 1772 में, वो था अबाउट 4.5 लाख। तो उसने क्या किया कि मोनोपोलाइज करने के लिए जो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे जो उस समय उनके पास थे, मेन नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ कंपनी इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, अभी तक हम हरियाणा पे नहीं आए हैं। तो वहां पे उन्होंने कंट्रोलर ऑफ द कस्टम्स बनाया और जो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उनको एजेंसीज में बांटा, और वो एजेंट के नीचे डाली जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, और उसको इंसेंटिव के तौर पे 10% कमीशन भी दिया गया पे के अलावा। मलंगी जो हमारे जो सॉल्ट प्रोड्यूसर वर्क फोर्स है, जो वर्कर्स हैं, उनको मलंगी कहते हैं। तो मलंगी जो थे वो एजेंट को एक दिए हुए कीमत पे पैसे पे वो देते थे, वो रेट चेंज नहीं हुआ, वो रेट वही रहा जो पहले से चला आ रहा था। तो ये जो था, ये जो प्राइस था, ये लगभग अब आप यूं कहिए कि 2 आने से और 4 आने के बीच में मलंगी से वो खरीदता था, और उसके ऊपर
वो 2 रुपये में बेचता था। तो ये जो था लगभग आप यूँ मान लीजिए कि 24 आने, जो वो 2 या 4 आने में चीज़ खरीद रहा है उस पर वो 24 आने का प्रॉफिट लगा के उसको 28 आने में बेच रहा है। 1 रुपये में 16 आने होते थे और कितने पैसे होते थे? बोल दो यार जोर से। 64, 4 पैसे का आना होता था। तो ये सक्सेस था। लगभग 29,60,000 रुपये उनको पहले साल में मिले। 1784-85 तक वो बढ़ के 62.5 लाख हो गए, लेकिन पेट नहीं भरा। अब उनको तो अब वो मिल गया ना, नाउ इट्स, वो कहानी नहीं है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। सो नाउ सॉल्ट बिकेम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। 4.5 लाख से 10 साल 12 साल के अंदर कलेक्शन हैज गॉन अप टू 62.5। कितने गुना बढ़ा? somebody with mathematics, come on 15, हाँ, लगभग 14-15 गुना आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। तो वो इस बात से भी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो और ज्यादा करना है। तो उन्होंने उसके ऊपर टैक्स फिक्स कर दिया 3 रुपया 25 पैसे। 14 आने का टैक्स, मतलब 14 आने का आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो 4 रुपए का। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉफिट दे वर मेकिंग। अब आप इसको हाउस होल्ड से जोड़िए। उस समय एक नॉर्मल जो परिवार था उसकी इनकम थी 1 रुपया महीना। एवरेज इनकम ऑफ इंडियन कॉमन मैन और कॉमन फैमिली वाज 1 रुपी एवरेज। Average is always the people below, there are a lot of people below it who don't earn 1 rupee, who earn something like say 50 paisa, 40 paisa, like that. तो average was 1 rupee. तो अगर आप उसको भी एवरेज पे भी लें तो जो एवरेज परिवार था उसकी साल में से 2 महीने की इनकम तो सिर्फ सॉल्ट पे चली गई, अगर वो खाना चाहते। लुक एट द इम्पैक्ट ऑन अ हाउस होल्ड। बाकी सब चीजें अलग रखी हैं, आप सिर्फ सॉल्ट के लिए 2 महीने की कमाई दे रहे हो। दिस इज द काइंड ऑफ, दैट इज वाई योर ग्रैंड मदर सेड कि आंखों पलकों से चुनवा लिया जाएगा। दिस वॉज द डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमी। नेचुरली जब आप ऐसे एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग करेंगे तो स्मगलिंग होगी। नाउ स्मगलिंग होती है तो स्मगलिंग इज नॉट अ स्टैंड अलोन एक्टिविटी। स्मगलिंग हैज इट्स ओन बाय प्रोडक्ट्स। इट क्रिमिनलाइजेस द सोसाइटी। द क्रिमिनल्स, now the smuggler will decide your social conduct. So your ethics, your morality, everything goes out of the window. अभी हम हरियाणा पे आते हैं। This is the background of, this is the impact which salt tax was having. अब 1803 में हमारा जो ये एरिया है ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया बन जाता है। उसी साल डिपार्टमेंट ऑफ इनलैंड कस्टम्स जो सॉल्ट स्मगलिंग को रोकने के लिए था वो क्रिएट होता है। ये जो शुरू में ये जो चौकी बनाई उन्होंने, यू सी, कोई भी सरकार हो, आज की सरकार हो, कल की हो, इसमें आमतौर पे रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। ब्यूरोक्रेसी हेट्स रेवोल्यूशनरी चेंजेस। ब्यूरोक्रेसी एक कदम एक बार लेना चाहती है, वो नहीं चाहती कि ठोकर लगे गिर जाए, डरे तो शुरू में उन्होंने चौकियां बनाई, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि चौकी पे क्यों आएगा, वो साइड से निकल जाएगा। कोई सड़क तो थी नहीं उस टाइम, कोई ट्रक में तो ला नहीं रहा था, या तो कंधे पे ला रहा था, या अपने ऊंट पे या गधे पे या बैलगाड़ी में ला रहा था, तो क्यों वो आएगा चौकी के पास से, दूसरे साइड से निकल जाएगा।
तो देन अ डिसीजन वाज टेकन कि एक परमानेंट ऑब्स्टेकल लगाओ ताकि ये चौकी से ही गुजरे। तो 1832 में ये जो ग्रेट हेज थी ये हरियाणा में लगा दी गई। अब इसकी हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैप पे भी दिखा दूंगा। गढ़ी बजीदपुर और महंदवाड़ा ये दोनों गांव हैं मेवात में। उन दोनों गांवों को जोड़ती हुई जो सड़क है उसको आज के दिन भी आप परमट लेन कहते हैं। जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था तो जैसे रॉय का नाम लिया था डॉक्टर साहब ने, जिसने बुक लिखी ग्रेट हेज ऑफ इंडिया, वो उधर गया था भिंड मोरेना के पास। ही सिलेक्टेड बिकॉज हमारे यहाँ पे जो टेरेन है वो बिल्कुल बदल गई है। पिछले लगभग 40 साल में हमारे जो ख़ास तौर पे हरियाणा, पंजाब, गंगा दोआब जो पुरानी टेरेन थी वो ख़त्म हो चुकी है। इट हैज़ बीन मैसिवली लेवल्ड, it has been dug up, the hills have been taken away to take out the stone. So our terrain is no more the terrain which was there in 19th century. So he did not look here. He went looking for it कि भाई सबसे उस समय का एरिया कौन सा होगा। He went looking for चंबल रवाइंस। तो वहाँ पे उसने जाके ढूंढा और एक छोटा सा पैच उसको अभी भी मिल गया जिसमें वो सब पेड़ पौधे उग रहे हैं जो उसमें सॉल्ट हेज में लगाए गए थे। मैं हरियाणा में ढूंढ रहा था, मेरे को हरियाणा में कुछ मिले नहीं। और फाइनली देन आई स्टार्टेड सेइंग कि यार ये जो इंग्लिश वर्ड हैं ये इतने अनकरप्टेड तो अपनी लोकल भाषा में नहीं बोले गए होंगे, कुछ तो इनको मॉडिफाई किया होगा। जैसे जॉर्जगढ़ को जहाजगढ़ मॉडिफाई कर दिया है, अलेक्जेंडरपुरा को अलखपुर बना दिया। तो सो दैट इज हाउ आई फाउंड दिस परमट लेन रोड। सो परमट लेन, परमिट लाइन। सो बिकॉज यू हैड टू हैव अ परमिट टू क्रॉस द चौकी। तो उसको वो जो उसके साथ साथ जो उन्होंने कच्ची सड़क बना रखी थी उसको परमिट लाइन कहते थे। सो ये जो रोड है ये एक टुकड़ा है लगभग 2-3 किलोमीटर का जो आज के दिन एग्जिस्ट करता है और जो उस समय का एक निशान है। उसके बाद जो है एक्चुअली ये जो ऐसा कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। अगर हम अपने उस समय के रिकॉर्ड्स को ढंग से देखेंगे तो ये इसकी हेज की अलाइनमेंट भी मिल जाएगी जो मुझे मिल गई। तो वहाँ से अब यहाँ पे 2 किस्म की चौकियाँ होती थी, रवाना चौकी और जो नॉर्मल चौकी थी। रवाना चौकी वो होती थी, रवाना शब्द मुगल उससे आता है जहाँ से आप निकाल सकते थे ट्रैफिक को। बाकी चौकियाँ होती थी सिर्फ उसको रोकने के लिए। तो रवाना चौकी थी जहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता था, कस्टम्स वाले टैक्स कलेक्ट करते थे और सॉल्ट को अंदर आने देते थे। पलवल वॉज रवाना चौकी। तो यू कैन से कि पलवल वॉज दी हब। वैसे जो ये हेज थी ये शुरू होती थी खादर से। खादर जहाँ से मतलब जो फ्लड प्लेन के बाद जहाँ से अपनी जो इस्तेमाल लायक ज़मीन शुरू होती है, समझते हो आप खादर को? About 2 to 5 kilometers, sometimes even wider, flood plain exists along Yamuna River. This flood plain is 15, 20, somewhere 30, 40 feet lower than the rest of the terrain. So this is the dividing line between Khadar and, say in this area, if you are talking in this area, Bangad. So ये जो थी शुरू तो वो खादर से होती थी जो ये हेज थी, लेकिन जो पहली रवाना चौकी थी वो पलवल में थी। उसके बाद देन इट फॉलोड अ नॉर्थ वेस्टली कोर्स अलोंग साउथ हरियाणा। फ्रॉम पलवल इट केम टू मंडकोला, टू गढ़ी बजीदपुर, टू महंदवाड़ा, फिर ये नाहर तक सीधी, वहाँ से सीधा नाहर। नाहर कहाँ है? कोसली के पास नाहर। और वहाँ से फिर ये झज्जर को स्कर्ट करती थी, लीविंग झज्जर टू इट्स
साउथ, इन अदर वर्ड्स झज्जर से ये बहादुरगढ़ की तरफ जाओगे तो वहाँ से ये कहीं आपको क्रॉस करने वाला, लगभग जहाँ पे आजकल ये नेहरू कॉलेज वगैरह हैं, लगभग वहाँ से ये क्रॉस करती थी, आगे आती थी तो दुजाना और मेहराना के बीच में से निकलती थी। तो डॉक्टर साहब के गांव में सॉल्ट नहीं होता था, दुजाना में मिलता था आसानी से। और फिर ये जो नॉर्थ ऑफ बेरी, काहनौर, बालंद, महम, बालंद में तो शायद अभी भी आपको कोठड़े मिल जाएंगे उनके, जो उस समय जो इसका स्टाफ रहता था, शायद टूट भी गए हों लेकिन वो जगह जरूर मिल जाएगी। और अगर आप उसका बालंद का वो लोगे रेवेन्यू मैप तो उसके अंदर वो ज़मीन भी मिल जाएगी, अब शायद किसी और ने काबू कर रखी होगी। देन इट्स कटेड हांसी एंड हिसार बोथ फ्रॉम साउथ एंड देन कॉन्टिन्यूड ऑनवर्ड्स इनटू पंजाब। तो पलवल, महम, हिसार प्रोमिनेंट रवाना चौकी थी। अच्छा, ये जो थी इस एरिया में नहीं थी, जो आपका बावल जो था वो सिख राजा का था, दादरी सिख राजा का था, नारनौल सिख राजा का। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा टैक्स लेते थे सॉल्ट पे। तो वहाँ से कौन लाएगा? हाँ, अब ये अलाइनमेंट है, ये आप देखिए, ये जो पंजाब का 1875 का मैप है, तो इसके अंदर ये जो रेड लाइन है, ये है वो परमट लेन। ये आपका हिसार आ गया, हांसी आ गया, ये दुजाना आ गया, और ये सो दिस इज द परमिट लेन जो हरियाणा के थ्रू जाती थी। तो इसके अंदर उन्होंने नागफनी वगैरह लगाए हुए थे। और अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी जो फौजी के तौर पे मेरे को स्ट्राइक किया था, वो था कि आज के दिन हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे, पाकिस्तान और हमारे बीच में एक वो लोहे की तारों की हमने फेंस लगाई है, और उसको फिर हर 5, 7, 10 साल के बाद रिप्लेस करते हैं। हम ये क्यों नहीं लगाई? एक्चुअली इट इज़ इकोनॉमिकल। अब क्या था कि शुरू में अंग्रेज़ों ने वो लाते और उसको झाड़ियों को सुखाते और उनको इकट्ठा करके उस पर पाइल अप करते। तो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने सोचा यार हर साल यहीं क्यों नहीं उगा दो इसको। उगाया और उसको उन्होंने शेप करना शुरू कर दिया, जैसे एक माली पौधे को शेप करता है। सो दे शेप्ड इट, इट बिकेम लाइक दिस। अब ये झाड़ियां जो हैं वो हो सकता है कि कुछ ड्राई एरिया में मिल जाएं। पहले ये बड़ी कॉमन होती थी, जो इसके अंदर जो झाड़ी लगा जाती थी उसका एक वो क्राइटेरिया होता था कि उसका वो जो इट हैड टू बी अ हुक्ड, उसका जो क्या कहते हैं आप उसको, ये कांटा, तो कांटा हुक्ड हो। व्हाई? क्योंकि वो हुक्ड कांटा अगर आपके अटक गया और आप निकलने की कोशिश करोगे तो दूसरा जो हुक्ड कांटा है वो हो सकता है उसकी डायरेक्शन दूसरी हो, एक यूं अटक गया, एक यूं अटक गया, आपने और स्ट्रगल किया, एक यूं भी अटक गया, और अब आप वहां से हिल नहीं सकते जब तक कोई आके उनको कांटों को पहले उनको तोड़ेगा, फिर आपको बाहर खड़ा करके फिर कांटे निकालेगा। सो इट वॉज वेरी इफेक्टिव एंड इट वेंट अप टू द हाइट ऑफ 8 फीट। 8 फीट तो उनको रखनी ही थी, कई जगह पे उन्होंने और ज़्यादा बना लेती थी। तो पूरी हैज जो थी 110 बीट्स में डिवाइड, जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो ये थे। एक बीट जो थी वो 10 से 30 मील बढ़ती थी। अब आप यहाँ पे मुझे वो ध्यान आया, एक मोहम्मद अजीम नाम का कितने लोग हैं जो 1857 का के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं?
हरियाणा में 1857 में तो हम एक बड़े उसकी बात करते हैं, एक बड़ा योद्धा था मोहम्मद अजीम। हाँसी करते हो? अब नहीं, मोहम्मद अजीम नाम का एक, अच्छा फिर उसका आप जब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वो कस्टम्स में असिस्टेंट था। अगेन somebody should have thought कि ये कस्टम्स में असिस्टेंट मोहम्मद अजीम यहाँ क्या कर रहा था, कौन था ये, कौन सा कस्टम्स था। 1857 का आप जिक्र पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि वो जो परिवार थे कस्टम लाइन पे वो भागे। ऐसे परिवारों का जिक्र है भाई, वो हिसार वाले थे वो बीकानेर की तरफ भागे, जो इधर थे रोहतक वगैरह में उन्होंने जाके गोहाना के चौधरी रुस्तम अली के पास शरण ली। ये सारी बातें हैं, लेकिन इनसे हमारे को कभी ये नहीं दिमाग में आई डोंट नो व्हाई कि भी ये इतना लंबा चौड़ा कस्टम का महकमा यहाँ क्यों फैला हुआ था। वो इसलिए फैला हुआ था, लगभग एक 10 आदमी का सेक्शन होता था जो 1 मील को गार्ड करता था, तो जो उसको 4 बीट्स में बांटा जाता था, 2-2 आदमी की एक बीट होती थी जो चलते रहते थे, एक घड़ी का पहरा, 1 घड़ी का पहरा, तो इस ढंग से वो बांटा जाता था। और जो ऊपर वाले 2 बच गए 10 में से, वो उनका कमांडर होते थे। एवरेज हाइट 8 फीट थी। उसके जो प्रिकली पेयर और थॉर्नी अकाकिया जो थे ये मेन उसके। अब इसका इम्पैक्ट हमने पहले भी इसका बात किया है। एक तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आया, हाइट कम हो जाती है अगर आपको सॉल्ट ना मिले, आपके अंदर लैक्सिटी यानी आप सुस्त रहते हैं, डायरिया वगैरह होने की संभावना हो, टाइफस, एमियोबिक डाइसेंट्री जो विच कैन इवन कॉज डेथ इफ नॉट टेकन केयर ऑफ, और हीट एग्जॉशन। अब आप एक गर्म इलाके में लोग रह रहे हैं और उनको हीट एग्जॉशन होने लग गया, वो तो काम कर ही नहीं सकता ना। उस समय फिर ऊपर से फैमिन भी, तो वहाँ पे भी रोटी कम हो गई, यहाँ पे भी सॉल्ट कम हो गया, अकाल के कारण रोटी कम हो गई, यहाँ पे उसमें सॉल्ट भी नहीं मिल रहा है, तो जनरल हेल्थ। सो नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ के व्हाई देयर वाज सच अ हाई IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, के अगर 5 हुए तो 2 बचे, तो वो ये रीजंस थे। डेली रूटीन पे कुछ एक परिवार तो ऐसे इतनी लंबी ये जा रही है, उसके आपके अगर ज़मीन उस पार है तो आप नहीं जा सकते, आपके रिलेशंस उस पार हैं तो आप उनसे नहीं मिल सकते, आपके जो ऑप्शंस फॉर मैरिंग योर चिल्ड्रन गॉट रिस्ट्रिक्टेड। यू नो, इट हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट ऑन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर बाई चांस आपका जोड़ उस टाइप था, कुआं उस टाइप था, तो अब आपको नई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी पानी के लिए, जो कहने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, बट इमेजिन somebody वॉकिंग, जो पहले 1 किलोमीटर से जाके घड़ा भर लाती थी, नाउ वॉकिंग 3 किलोमीटर्स। क्रिमिनलाइजेशन, स्मगलिंग अट्रैक्टिव हो गई। अब जैसे ये सिरसा की उन्होंने कुछ फिगर दी थी कि वहाँ पे स्मगलिंग इंक्रीज हुई थी, और पूरे के पूरे गांव जो थे वो स्मगलर्स के गांव बन गए थे, और ऐसे गांव को उजाड़ा गया 1874-75 में। एक पूरे के पूरे गांव को उठा दिया गया कि ना तुम यहाँ से उठो, तुम स्मगलिंग करते हो। सोशली रिपंजेंट रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उसके ऊपर गार्ड लगे वो लोकल हो, क्योंकि लोकल होगा तो भाईचारा जल्दी बन जाएगा, तो उनको बाहर से लाते थे। अब दैट क्रिएटेड इट्स ओन सोशल प्रॉब्लम्स। Young people with money in pocket are now sitting in area which is very poor. So that creates its own dynamics.